गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बेटा मैं आपसे बात कर रहा था पाठ नंबर 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के टॉपिक में मैं पहुंच चुका था पोषण तक। पोषण क्या है इसकी बात मैंने कर ली थी कि पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी जितने भी जीव हैं वो है प्लांट यानी पादप और कुछ बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस में समझाऊंगा कि जो ऐसे पादप या ऐसे जंतु जो प्रकाश संश्लेषण करते हों, रसायन संश्लेषण करते हों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, वो सब स्वपोषी में आते हैं। ठीक है, तो यहां जहां मैंने कल टॉपिक छोड़ा था बेटा वहीं से स्टार्ट करना, कल के वीडियो को रिपीट कर देखना, फिर आगे बढ़ना। पोषण, और मैं कह रहा था कि पोषण हम पढ़ेंगे दो प्रकार से। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी सिंगल लाइन डेफिनेशन, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अंदर हम उदाहरण लेते हैं पादप व कुछ जीवाणु, सभी नहीं कुछ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चाहे वो रसायन संश्लेषण के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब ये बनाते कैसे हैं वो प्रोसेस देखिएगा। कल मैं आपसे बात कर रहा था पादप के हरे भाग जैसे पत्तियां, लेकिन विभिन्न प्रकार के पादप ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं पाई जाती, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण कैसे करते होंगे उनकी भी बात करेंगे। तो पादप की जो पत्ती है, ठीक है, पत्ती की कल मैं बात कर रहा था कि पत्ती में हरित लवक यानी उसमें क्लोरोफिल है। हरित लवक के अंदर की मैंने कई बातें की। हरित लवक के अंदर देखिए ग्रेनम, ग्रेना, थाइलेकोइड्स, पीठिका, पटलिका, जहां पर यानी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर जो LHC होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको ग्रहण करने की क्षमता है, अवशोषित करने की क्षमता है। और यदि हमें एक तरह से पादपों को भोजन बनाना है तो वो ऊर्जा कहां से लेते हैं? सूर्य से, क्योंकि प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा कि जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जब क्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। सेकंड पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। पहला पॉइंट क्या? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। अपचयन का मतलब जब हाइड्रोजन का संयोग हो तो वो क्रिया अपचयन होती है। और तीसरी क्रिया में प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो जाने पर उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट प्रक्रिया है जो स्वपोषी जीवों में होती है। तो स्वपोषी जीवों में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? हरित लवक के पर्णहरित को बेटा क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल
फिल। और क्लोरोफिल का सिंबल यदि हम लिखना चाहें शॉर्ट में तो CHL लिखते हैं। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, अब इसमें देखिए बेटा जो अभिकारक है प्रकाश संश्लेषण में, अभिकारक का मतलब कच्ची सामग्री, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ये जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्रिया होगी पर्णहरित में। ठीक है, बनेगा का कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 प्लस एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो वापर यानी वायु वाष्प के रूप में निकल जाता है। यदि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O एंड 6O2 6H2O। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि कोई भी पादप, कार्बन का ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, तो यहां पर जल अपघटन होता है और कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। CO2 का होता है अपचयन, ठीक है, जल का होता है अपघटन। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्रिया में हुआ क्या? सबसे पहला पॉइंट देखिए बेटा, प्रकाश संश्लेषण के जो चरण हैं उन चरणों में यदि बात करूं तो सबसे पहला चरण आप ये लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, यानी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किससे होगा? क्लोरोफिल से। देन सेकेंड, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संग्रहण कर लिया, यानी जैसे मान लो हम भी भोजन बनाते हैं, जैसे रसोई में भोजन बनाते नहीं पकाते हैं, क्योंकि भोजन बनाना अलग होता है, भोजन पकाना अलग होता है, दोनों सेंटेंस अलग होते हैं। भोजन बनाने का काम प्लांट करते हैं, भोजन पकाने का काम हम करते हैं। मीन्स जो बना बनाया भोजन है उसको पका के खाते हैं। ठीक है, बाकी हम भोजन बनाते नहीं है। देन सेकेंड, अब ये जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हुई है, यह प्रकाश ऊर्जा एक तरह से रासायनिक ऊर्जा के रूप में काम करती है और रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से यहां पर जो जल है, एक तो जल का अपघटन हो जाएगा, जल का अपघटन। जब जल का अपघटन हुआ तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। जल का अपघटन जब होता है बेटा तो देखिए जैसे H2O है और इसका अपघटन हो गया तो H2 प्लस O2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर H2 और O2 स्वतंत्र है कि वो कैसे क्रिया करे, तो सेकंड H2 यानी जल का अपघटन हो गया। देखिए नंबर थर्ड, जल का अपघटन हो जाने के बाद जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि अब जल अपघटन होने पर हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन CO2 से मिल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का H2 के साथ अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है तथा यह कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड का H2 के साथ अपचयन हो जाता है तथा यह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्रिया हो जाने पर
यहां से निकलती है ऑक्सीजन। तो देखो अब ये जो तीनों पॉइंट है वो आपके इसके अंदर है। सबसे पहले देखो ये जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्लोरोफिल इंग्लिश वर्ड है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड, ये जो जल है ये प्रकाश ऊर्जा के द्वारा अपघटित हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। तीसरा, जब ये H2O2 में कन्वर्ट हो गया तो यहां से जो H2 है, H2 वो CO2 के साथ, यानी ये जो H2 के साथ ये मिल जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी मीन्स ग्लूकोज में बदलता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, यहां पर ऑक्सीजन बच रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन जो बच रहा है ये ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल गया। जो हम श्वसन क्रिया में यूज करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। जो ऑक्सीजन का हम यूज कर रहे हैं श्वसन में, ऑक्सीडेशन में, वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। और हमने जो CO2 रिलीज की है वो CO2 प्रकाश संश्लेषण का अभिकारक है। तो हम यानी पादप और जंतु एक दूसरे के पूरक है। हमारा जो अभिकारक है वो पादपों का उत्पाद होता है और हमारा जो उत्पाद या उत्सर्जी पदार्थ है वो पादपों का अभिकारक होता है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद यानी कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण हो जाने के बाद जो ऑक्सीजन निकलती है ये श्वसन का अभिकारक है। इसके द्वारा अन्य जीवों में एक तरह श्वसन होता है और श्वसन हो जाने के बाद ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यदि मान लीजिए भोजन तो कर लिया लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, भोजन का पाचन हो ही नहीं सकता। अब भोजन का पाचन नहीं हुआ तो उत्सर्जन नहीं होगा, आगे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। इसलिए 3 प्रोसेस जो है, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, इन तीनों प्रोसेसों को मिलाकर हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्योंकि जीवन जीने के लिए तीनों प्रक्रम आवश्यक है, लेकिन जीवन जीने के बाद हमारा अस्तित्व बनाए रखना है तो जनन आवश्यक है। और जनन भी कब? जब एनर्जी होगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी शरीर का काम संपन्न नहीं हो सकता। कल मैं बता रहा था यदि हम सो रहे हो या हम बैठे हो, कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तब भी शरीर को ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी का मेंटेनेंस चल रहा है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्षति होती है, टूट फूट होती है, उनकी मरम्मत करना आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा जैसे 9th के अंदर भी लाइसोसोम है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं टूट जाती है उनको वापस क्या करता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है। अद्भुत क्षमता है हमारी बॉडी के। कोई कोशिका बना रहा है, कोई उनको नष्ट कर रहा है, कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है, सबका अपना फंक्शन है। तो पूरा जो शरीर है, शरीर की सेल्स है, ऊतक है, ये एक समूह के रूप में काम करती है। और इन सबको काम करने के लिए आवश्यकता है एनर्जी की, और एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त करती है। जैसा भोजन करोगे ऐसी ही एनर्जी प्राप्त होगी। अब खाने को तो आप कुछ भी खाइए, एनर्जी सब में है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो जैसा भोजन है उसी के अनुसार एनर्जी बॉडी में प्राप्त होती है। चलिए आगे। तो ये मैं बात कर रहा था स्वयंपोषी की विथ उदाहरण। अब यदि मैं बात करूं जैसे मरुदविद जो पादप होते हैं, जीरोफाइट प्लांट, जिनकी पत्तियां बहुत छोटी है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई, तो वो इसलिए कि जो मरुदविद प्लांट हैं वो प्रकाश संश्लेषण भी कम करते हैं क्योंकि पत्तियां छोटी हैं। फिर दूसरा, वहां पर पानी की कमी है, पानी की कमी होने पर वो ठीक प्रकार से यानी एक तरह से जितना आवश्यक है उतना भोजन भी नहीं बन पाते। लेकिन जब उनके लिए मौसम अनुकूल होता है यानी बरसात का समय, तो देखिए आगे आप पढ़ेंगे कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कुंड क्षेत्र होता है। अब कुंड क्षेत्र में क्या है कि एक तरह से अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने ऊंट के बारे में पढ़ा होगा कि ऊंट का जो कुहड़ है, ठीक है, उसमें अतिरिक्त वसा का जमाव हो जाता है कि जब कभी मान लीजिए उसको भोजन नहीं मिले तो वो उसमें उपस्थित
जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसका वो यूज कर लेता है। ऐसे ही प्लांट में भी जो मरुद्भिद प्लांट होते हैं उनमें कुंड क्षेत्र पाया जाता है फ्लोएम में। जब वो भोजन नहीं बना पाते हैं, जब पत्तियां पूरी गिर जाती है, तो उस समय उस भोजन के द्वारा यानी उससे ऊर्जा प्राप्त करके जीवित रहने का काम करते हैं। तो ऐसी अद्भुत क्षमता है। ऐसे हम देखें जैसे नाग, विभिन्न प्रकार के पास नागफनी, डंडाथूर, डंडाथूर में क्या पत्तियां होती नहीं है, तो वो कैसे करता होगा। तो इन सब के लिए एक अनुकूल जब वातावरण होता है तब ये भी अपनी ऊर्जा का संग्रहण करके वृद्धि करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे विषमपोषी की। ये तो बात थी किसकी, स्वपोषी। स्वपोषी का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषक। अब देखिए विषमपोषी। अब विषमपोषी के अंदर देखिए जंतु और जंतु के अलावा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन वो किसी अन्य जीव पर निर्भर है। यहां पर मैं विभिन्न प्रकार के जैसे कुछ जीवाणु, यीस्ट, फफूंद, कवक जो होती है, इनमें विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे मैं आपसे कहूं, दो चीजों के नाम ले रहा हूं, एक घास और एक हिरण। घास अचल है, ठीक है, उसको खाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। एक जैसे हिरण, हिरण का शिकार मान लीजिए कोई जंगली जैसे शेर, चीता कर रहा है, तो उसको उसके पीछे दौड़ लगानी होती है, यानी वो भोजन के लिए उसको दौड़ना पड़ता है। घास खाने वाला, मांस खाने वाला, सबके भोजन पोषण के तरीके अलग हैं। इसके अलावा जैसे फफूंद की बात करें, कवक की, कवक अपने भोजन पर रहकर केवल उसमें से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, पूरा पदार्थ ग्रहण नहीं करेगा, केवल पोषक पदार्थ। जैसे अचार पर फफूंद लगती है, फफूंद क्या है, कवक है। कभी चख के देखना, स्वाद भी कड़वा होगा, ज्यादा मत खाना, बीमार हो जाते हैं। वो जो फफूंद है उसका काम क्या है कि जिस पर वो निर्भर है उससे केवल पोषक तत्व प्राप्त करना। ऐसे आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, अमरबेल, जिसकी कोई जड़ नहीं है लेकिन वो दूसरे पादप पर रहकर परजीवी के रूप में और वो अपना जीवन यापन करता है। तो विभिन्न ये सब विषमपोषी में आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर डिपेंड होते हैं। अब ऐसे जीव शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, सर्वाहारी भी हैं, उत्पादक नहीं है। तो इनकी निर्भरता के आधार पर ये जीव कई प्रकार के हो जाते हैं। तो विषमपोषी केवल एक नहीं है, विषमपोषी के अंदर मृतपोषी, सहजीवी, परजीवी, परपोषी, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब कहने में एक लगता होगा कि परजीवी परपोषी सब एक होंगे, लेकिन एक नहीं है। इन सबके उदाहरण अलग हैं। जैसे आप देखो, कई जैसे चना है, चने का जो पेड़ होता है उसकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, गांठ में राइजोबियम जीवाणु है जो सहजीवी के रूप में जीवन यापन कर रहा है और दोनों को एक दूसरे से फायदा है। इसलिए हमारे किसान यदि हर 3-4 साल में अपनी खेतों में चना या कोई अन्य दाल प्लांट लगाएं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने पढ़ा होगा बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। हम हर साल गेहूं सरसों तो क्या होगा, भूमि की उर्वर शक्ति कम होती जाएगी, भूमि बंजर होगी। हम केवल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे फिर, तो उसका प्रोडक्शन केवल फर्टिलाइजर से होगा। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो वर्मी कंपोस्ट, केचुआ है, वो सब नष्ट हो जाते हैं उससे, और हमारी भूमि टोटली बंजर हो जाती। इसलिए हमें या तो जैसे खाद जो होती है मैनुअल, या हरी खाद भी अपना सकते हैं। हरी खाद बड़ा सिंपल तरीका है। इस समय खेत खाली होते हैं तो उसमें आप कुछ भी बो दीजिए, हरा घास, और ट्रैक्टर चलवा दीजिएगा। जब वो सड़ गल के उसमें वापस मिल जाएगी, आपकी भूमि की उर्वर शक्ति अच्छी हो जाएगी, आप आराम से फसल का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो यहां पर विषमपोषी के अंदर हम 2 उदाहरण मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है।
पर पैरामीशियम कैसे भोजन प्राप्त करता है और मनुष्य तक की भी बात करूंगा। अमीबा जो एक कोश की जीव है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसके नाक कान मुंह कुछ भी नहीं है, लेकिन भोजन करता है। देखो आप, एक कोश की जीव है, भोजन कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, विषमपोषी जीव में आप क्या लिखोगे, एक लाइन तो आप ये ऐड करेंगे कि वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य पोषण स्तर पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, उदाहरण है वो इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें आपसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? बड़ा सिंपल। हाउ गेट देयर फूड बाई अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, देखिएगा। तो सबसे पहली बात कि अमीबा एक कोश की जीव है, जिसका डायग्राम बनाना बड़ा आसान। जैसे आपका हाथ चल जाए वही अमीबा है। आंख नाक कान मुंह कुछ नहीं है, केवल एक सेल है, यूनिसेलुलर, एक कोश की जीव। कहां पाया जाता है? जल में। जल में अपने कूड पादों के द्वारा गति करता रहता है, जल के प्रवाह के साथ चलता रहता है। जहां पर इसे इसकी सतह के संपर्क में जब कोई भी शैवाल या कोई अन्य जो इसका भोजन है वो इसकी सतह के समीप आता है, वहीं से क्या है कि ये रिक्ति का बना लेता है। कैसे? इसके आकार में परिवर्तन कर लेता है और ये भोजन को अपने चारों ओर से उसको घेरता है। जैसे ये भोजन था, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, इधर ले लेता हूं, ये भोजन है, ठीक है। इसको इसने एक तरह से कैविटी बना ली, उसको घेर लिया। ये इसका केंद्रक है, यन कोशिका तरफ। देखिए अगली कंडीशन में अपनी शेप को फिर चेंज करता है, यानी सूडोपोडिया जो कहते हैं, वो कूटपाद, एक तरह से कूटपाद बनाता है और इसने अपने जो भोजन है उसको कंप्लीटली कवर कर लिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? इस प्रक्रिया को कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, एंडोसाइटोसिस। तो ये जो भोजन है, फूड पार्टिकल्स कहेंगे इसको, ये अमीबा है, ये भोजन का कण है, ठीक है। यहां पर इसने कूटपाद बनाया एक तरह से, ठीक। अब जैसे इसने पूरा कवर कर लिया, इसको कवर करने के बाद यहां से झिल्ली टूटती है और भोजन अंदर आ जाता है। अंदर आ जाने के बाद क्या कि ये जो इसमें जो आवश्यक पदार्थ है उसका ये पोषण के रूप में उपयोग कर लेता है, लेकिन जो अपाचित पदार्थ है उसको वापस सतह के द्वारा वापस उसका निष्कासन कर देता है। देखो, तो अब ये जो फूड है वो इसके अंदर फैल जाता है, अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब जो भी इसका आवश्यक पदार्थ है उसको यूज में लेकर उसका पाचन करता है और बाकी जो अपशिष्ट है उसको बॉडी से बाहर कर देता है। इस प्रकार ये क्या है कि अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन पैरामीशियम एक कोश की होता है, लेकिन उसमें अंग पाए जाते हैं। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, वो अपने भोजन को पक्षमाप के द्वारा यानी सीलिया के द्वारा पकड़ता है। सीलिया और पक्षमाप दो गतिशील अंग पाए जाते हैं। कसाब आकार में बड़े होते हैं, पक्षमाप छोटे होते हैं। पक्षमाप को सीलिया कहते हैं, कसाब को फ्लेजिला कहते हैं। तो जो पैरामीशियम होता है चप्पल के आकार का, स्लीपर। देखिए बेटा,
ऐसा होता है। और इस पर ये पक्षमाप पाए जाते हैं, इसमें रसदानी पाई जाती है, यानी इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। एक कोशिकीय होने के बाद भी इसमें केंद्रक है, कोशिका द्रव है। तो ये जो पक्षमाप है, पक्षमाप की सहायता से भोजन को पकड़ता है और भोजन को पकड़ करके अपनी जो विशेष प्रकार की जो संरचना है उसमें अंदर ले लेता है। आवश्यक भोजन का अवशोषण करने के बाद उसी स्थान से उसको वापस, अपचित पदार्थ जो होता है जो काम का नहीं है, उसको वापस ये बॉडी से एक्सट्रेट कर देता है। तो विषम पोषी जीवों के अंदर, यानी अमीबा का आपको डिटेल करना है, पैरामीशियम आपका एक छोटा उदाहरण है जो क्वेश्चन नहीं पूछते, अमीबा का क्वेश्चन आता है कि अमीबा कैसे भोजन प्राप्त करता है। बड़े जीवों में तो हम चाहे पादप की बात करेंगे, हमारी सबसे बड़ी बात तो मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे हम। मैं धीरे धीरे वहीं पे आ रहा हूं कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। आहार नाल का एक डायग्राम बनाकर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन कहीं भी आरबीएससी में नहीं है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसलिए जो बच्चे नई किताब पढ़ रहे हो उनको ये क्वेश्चन मिलेगा, यदि कहीं पुरानी किताब लेके बैठे हो तो आपको ये क्वेश्चन ढूंढने से नहीं मिलेंगे बेटा। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आरबीएससी से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है। तो अमीबा में बेटा किसी को आप रटने से बेहतर आप समझना कि अमीबा एक कोश के जीव है जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब पानी में जैसे गति करते हुए जब कोई भोजन इसके संपर्क में आता है तो यह अपने शरीर की आकृति को या अपने आकार को बदलकर उस भोजन को घेर लेता है और भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेता है। आवश्यक पदार्थ को पोषण के रूप में काम लेता है, अपशिष्ट पदार्थ को वापस सतह के द्वारा निष्कासित कर देता है। इस प्रकार अमीबा भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आज आपको इसमें बताया। अभी आगे मैं आपसे बात करूंगा मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण किस प्रकार होता है, लेकिन उसको मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। पढ़ाई भविष्य बेटा, कोरोना है, चलता रहेगा, शॉर्ट समय है, विषम परिस्थितियां हैं, घर पे पढ़ें, मोबाइल का सही यूज करें। फिर कह रहा हूं मैं बेटा, आज जो आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं आपको यूज में लेना है केवल 1.5 घंटे, आधी घंटे साइंस, आधी घंटे मैथ, आधी घंटे अदर सब्जेक्ट जो भी आ रहा है। उसके बाद आप रख दीजिए मोबाइल को, कॉपी पेन लीजिए, जो आपने लिखा उसको पढ़िए। आप जितना टाइम यूट्यूब और चलाने में व्यस्त कर रहे हैं ना, बाद में ये टाइम आपको कितना भुगतना पड़ेगा। ये समय है बेटा, निकल जाएगा। जितनी आप मेहनत करोगे आपको 4 गुना फल मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मेहनत करो बेटा, ठीक है। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, आप मेहनत करो तो आप बोलोगे, और नहीं तो तमाशे तो देखना ही है फिर। इसलिए बेटा ध्यान दो, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो, बुरी चीज़ों को अपने भविष्य से हटाते जाइए, अच्छे दिन आएंगे। थैंक यू वेरी मच।